नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है कल यानी 14 जुलाई 2024 यूकेपीएससी प्री एग्जाम उन सब के लिए इस राज्य के और राज्य के बाहर के सभी छात्रों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत शांत तरीके से कूल होकर इस एग्जाम की तैयारी करी है आपने और इसी प्रकार आपको अपना टेस्ट पेपर भी क्वालिफाई करना है। प्री एग्जाम क्वालिफाई करना का मतलब है कि मेंस में बैठना, इसलिए यहाँ पर बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। इस अंतिम युद्ध और युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले एक और मॉडल पेपर आपके सामने रखा हुआ है ताकि फटाफट इसको बहुत सरल तरीके से इसे सॉल्व कर दिया जाए और फिर रण क्षेत्र में जाया जाए और फिर अपने तलवार की धार में नोक दी जाए और फिर एग्जाम प्री क्वालिफाई कर दिया जाए। और यह है विगत कई महीनों से, सालों से संघर्ष में लगे उन छात्रों को के नाम एक और वीडियो। फटाफट से उत्तराखंड का मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया है। इस बार कोशिश करिए कि 50 क्वेश्चन उत्तराखंड का लगभग होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बिना रुके हुए फटाफट से। पहला ही क्वेश्चन है, संगोली की संधि के समय नेपाल का शासक कौन था? इस बार इस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, तो सीधे भीमसेन थापा पहला क्वेश्चन है। ये संगोली की संधि की बात हो रही है ना, 1815 और 16 जब उत्तराखंड में गोरखा राज स्थापित हुआ, खासकर कुमाऊं में तो 1790 था और जब गढ़वाल में था तब 1804 था। ये बात हो रही है संगोली की संधि के समय। और संगोली की संधि पर भी डाउट है। संगोली की संधि वैसे नवंबर या 28 नवंबर 1815 में हुई है, लेकिन वो गोरखा सेना के साथ हुई है और अंतिम संधि हुई है 4 मार्च 1816। ये नेपाल सरकार के साथ हुई है 4 मार्च 1816 को संगोली की अंतिम रूप से संधि। पूछ क्या रहा है आपसे कि संगोली की संधि अंतिम रूप से कब हुई है, तो ये हुई है, ठीक है, 4 मार्च 1816 को। और वैसे गोरखा सेना के साथ संगोली की संधि 1815 में ही हो गई थी, है ना, 28 नवंबर 1815 को, जहां तक मुझे डेट है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं अब सीधा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर से उत्तराखंड का होगा। थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर साइज नहीं बढ़ाया तो। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं और साइज बढ़ता है तो ये देखिए, ताकि आप भी पहले से अनुमान, आप भी टिक मार दीजिए दें। आपने अनुभव है, आपने पढ़ा है सब। कवि कुमुंदानंद किस टिहरी नरेश के दरबार को सुशोभित करते थे? ये किस टिहरी राजा के दरबारी कवि थे? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह। तो इसका आंसर सुदर्शन शाह। मैंने कहा आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधे टिक मारने वाला हूं, ठीक है, तो आप भी पहले से अनुमान लगा दीजिए। नेक्स्ट, राय बहादुर लक्ष्मू कठैत द्वारा बांसर ढाढक का नेतृत्व किसके समय किया गया था? मतलब ये भी टिहरी का ही क्वेश्चन लग रहा है। सुदर्शन शाह ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद विद्रोह होने लगे। कीर्ति शाह थोड़ा बाद के हो गए। इसका आंसर होगा प्रताप शाह। प्रताप शाह के समय राय बहादुर लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में काफी विरोध हुआ था और बाद में लक्ष्मू कठैत को विष पिला दिया गया और मृत्यु हो गई थी उनकी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है पूछा यहाँ पर आपसे। पंचशाला बंदोबस्त 1828 में शुरू हुआ था, सही है बिल्कुल। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा 1815 में, ये भी बिल्कुल सही होगा फिर, ठीक है। अच्छा, कुली बेगार एजेंसी की स्थापना 1921 1921 में हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर एक्टन था, ये भी सही है बिल्कुल। इसका मतलब क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है? तो सी कथन गलत है, ठीक है। कुली बेगार एजेंसी 1921 नहीं बल्कि 1922-23 में लगभग समाप्त हुई थी। चलो आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुमाऊं कमिश्नर का स्थानापन्न कमिश्नर किसे कहते हैं? क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर काफी हाईलाइट रही है, तो उसका स्थानापन्न कमिश्नर कुछ समय के लिए जो यहाँ पर स्थान परिवर्तित करके लाया गया था। तो लुसिंगटन तो परमानेंट था, बैटन भी परमानेंट था, केएल मेहता लास्ट थे, तो इसका आंसर होगा मोजले, ठीक है। 1928 में देहरादून से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? देहरादून से कह रहा, ध्यान रखिएगा। 1928, गढ़देश, मनहर, अभय, इसका आंसर होगा अभय। कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम। आज मैंने थोड़ा स्पीड ज्यादा रखी है, आप भी सीधे टिक मार दीजिए। कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1902, कुमाऊं यूनियन 1902 गलत है। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 सही है। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1850 सही है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 सही है। कौन सा कथन गलत है? तो एक कथन गलत है, ठीक है। कुमाऊं यूनियन की बात हो रही है, हाँ। कुमाऊं यूनियन 1914 के बाद सुर्खियों में आया था और 1916 में पूरी तरह से बना था। तो अगर 1914 या 1916 में कुछ होता तो हम टिक मारते फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड स्थायी राजधानी चयन आयोग
का गठन कब किया गया? उत्तराखंड का मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, मैंने कहा था 3 फरवरी 2001, 3 फरवरी 2001 गलत डेट है, 11 जनवरी 2001 ये सही डेट है। ये आंसर है इसका। उत्तराखंड स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन 2001 में किया गया, 11 जनवरी को। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। बाद में इसके अध्यक्ष 2003 में बनाए गए वीरेंद्र दीक्षित। अगर उसके अध्यक्ष कब बनाए गए वीरेंद्र दीक्षित या दीक्षित, तो 2003 होगा। लेकिन आयोग का गठन की बात पूछ रहा है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयोग के गठन की बात 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन नंबर 9। 1938 में श्रीनगर में नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित की उपस्थिति में विशेष अधिवेशन किस तिथि को आयोजित किया? तिथि पूछिए इस बार। 1938 में काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन था, इसकी डेट होगी 5 से 6 मई 1938। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट समझ रहे होंगे 5 से 6 मई 1938 ये सबसे सही डेट होनी चाहिए। इसमें 23 जनवरी हो नहीं सकता, इस दिन तो कुछ और ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले जाते हैं सीधे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, अब वो समय आ गया जब आप सीधे टिक मारने, और उत्तराखंड के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन उत्तराखंड मान के चल रहे हम कि 40 से 50 क्वेश्चन उत्तराखंड का रहेगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही नहीं है पूछा है इस बार। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 2019 सही है। गौरा देवी कन्याधन जुलाई 2017, गौरा देवी, अच्छा जुलाई 2000 में, यानी गौरा देवी कन्याधन। वैसे गौरा देवी और नंदा देवी कन्याधन योजना को दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो 1 जुलाई 2018 से इसका नाम गौरा देवी कन्याधन योजना कर दिया गया, लेकिन मर्ज 2017 में कर दिया गया था। अब प्रश्न पर निर्भर करेगा, देखते हैं इसके ऑप्शन पर कौन सही नहीं है पूछा है अभी। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, क्या है, और उत्तराखंड ये है इसका सेकंड थर्ड पार्ट। उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना मार्च 22, ये तो 2020 थी मेरे ख्याल से, 2020 ये गलत है इसका, यही इसका गलत होगा। मशरूम घरेलू उत्पाद योजना अगस्त 2023 सही है, तो इसका आंसर मिला सी। सौभाग्यवती योजना की शुरुआत 2020 में हो रही है कि 22 में, तो वहां पर 2017 में गौरा नंदा योजना के नाम से जाना जाने लगा, और 1 जुलाई 2018 से उसे लागू कर दिया गया, इसलिए हमने उसे सही मान लिया। किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया? ये है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत प्रांतीय यानी हस्तांतरित विषय अलग कर दिए गए थे उस समय? तो किस अधिनियम के तहत ऐसा हुआ? तो 1919 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहते हैं, और इसे पर द्वैत शासन की शुरुआती, ज्यादा आपको पता ही है, आगे बढ़ जाता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? ये कौन अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के? BR अम्बेडकर, लियाकत अली, जॉन मथाई, सरदार पटेल। आपको पता है कि इसमें जो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट बनी थी, उसके बाद इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। बाद में 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य को इसमें शामिल किया गया। वैसे कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर, अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं, तो सभी थे लगभग, बाद में शामिल हो गए थे। तो BR अम्बेडकर नहीं थे, क्योंकि BR अम्बेडकर बाद में लॉ मिनिस्टर बने, तो पहले तो मंडल को लॉ मिनिस्टर बनाया गया, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। 13 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम क्या है? अच्छा, ये राष्ट्रपति का क्रम है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता रहता है आजकल, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा सा एक क्वेश्चन होगा। भारत के राष्ट्रपति का क्रम पूछ रहा हो, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, R वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल। दूसरा S राधाकृष्णन, R वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी, KR नारायण। तो इनका सही क्रम पूछ रहा है, सही क्रम। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी 5वें, R वेंकटरमन उसके बाद, और प्रतिभा पाटिल। S राधाकृष्णन दूसरे, R वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी, ये गलत हो गया, ये पहले आने थे। अच्छा, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, R वेंकटरमन, ना ये नहीं हो सकता। राजेंद्र प्रसाद पहले, ठीक है, VP गिरी चौथे, KR नारायण, जानी जेल सी, पहले ये आने थे, फिर ये आने थे। इसके हिसाब से इसका आंसर है A, तो ये इसका A आंसर जा रहा है फिलहाल। तो भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, R वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल, ये सही क्रम है। बात की जरूर है, लेकिन क्रम वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है आपसे। 101वां संविधान संशोधन वस्तु और सेवा कर यानी GST, ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था एटलीस्ट, और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, एक्ट लिखना चाहिए यहाँ पर। वैसे तो देखिए, GST काफी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 को वो लागू हुआ है। फ्रांस से पहला देश था GST लागू करने वाला, और भारत का असम राज्य पहला था, और उत्तराखंड 5वां राज्य था GST लागू करने वाला। और GST एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में आपको कुछ
पता होगा जरूर, लेकिन ये कह रहा है कि अगर जीएसटी का अधिनियम पूछेगा तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, अगर विधेयक पूछेगा तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये ठीक है, चलेगा। अच्छा, 27वां संविधान संशोधन परिसीमन का आधार 2001, ठीक लग रहा है। 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो 36वां संविधान संशोधन मिजोरम, अरुणाचल को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, ये गलत है। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पृथक राज्य का दर्जा था। मैं ये इसका आंसर होगा, ये कौन गलत है पूछा है तो इसका आंसर डी गलत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कथन गलत है? बहुत टफ है पेपर वैसे। लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के होते हैं, बिल्कुल सही है। प्राकलन समिति के 7 सदस्य राज्यसभा में से होते हैं, गलत लग रहा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। सबसे बड़ी समिति प्राकलन समिति, ये भी सही लग रहा है। पूछा क्या है, कौन गलत है? 15 का क्वेश्चन, तो कौन गलत होगा इसमें आप अनुमान लगाओ। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति सबसे बड़ी होती है, कोई शक नहीं। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें राज्यसभा के सदस्य इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। इसका आंसर होना चाहिए बी, ये। तो ये इसका आंसर है। इसमें 7 सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं, बल्कि इसमें होते हैं 7 सदस्य। लोक लेखा समिति में 15 और 7 22, इसमें तो 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी समिति है, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। तो इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पुलित्जर पुरस्कार 1917 में जोसेफ पुलित्जर, मैन बुकर 1969 साहित्य, बोरलॉग 1966 पर्यावरण, कृषि होना चाहिए वैसे यहाँ पर, चलेगा, ऑप्शन पर निर्भर करेगा। लेकिन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 एशियाई नोबेल कहते हैं इसको। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? किसको गलत मानोगे आप? बोरलॉग मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, बोरलॉग कृषि से, कृषि वैज्ञानिक नॉर्मनी बोरलॉग के नाम से, तो ठीक ठाक था क्वेश्चन, लेकिन सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए आपके तब। ये था एक पेज, अब तक 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 17 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? ठीक है, थोड़ा सा और साइज बढ़ाना है, इधर को करना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत? भारत के ने 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था, सही है बिल्कुल। भारत ने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 1934 में भाग लिया था। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में होने जा रहे हैं, ठीक ही हो गया, आपको जुलाई से होने वाले हैं अभी। सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। 2008 के सियोल ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, जीता तो था, लेकिन सियोल नहीं था, बीजिंग ओलंपिक था। थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी यहाँ पर, बीजिंग ओलंपिक में जीता था उन्होंने, चाइना, न कि सियोल में। ठीक है, और सब ठीक है, इसका मतलब कथन डी गलत होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सही नहीं है इस बार? फिर से, द ऑडिसिटी ऑफ होप बुक से यहाँ पर उनके राइटर हैं बराक ओबामा, बिल्कुल सही है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, बिल्कुल सही है। माई कंट्री माई लाइफ, यह है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, इस बार उन्हें नोबेल पुरस्कार, सॉरी, भारत रत्न मिला है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत लग रहा है। ये है लाल कृष्ण आडवाणी की किताब टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, MS स्वामीनाथन की, सही है। तो इसमें सी आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 19, सही सुमेलित है, मतलब कौन सही है बताना आप। ठीक है, आराम से देख लीजिए। बेटन कप फुटबॉल, डनहिल कप गोल्फ, एजार कप टेबल टेनिस और देवधर ट्रॉफी फुटबॉल। देवधर क्रिकेट होना चाहिए, तो गलती लग रहा है मुझे, तो अभी इतना आया है फिलहाल, अब मिलाना होगा कैसे भी हो। बेटन कप भी गलती लग रहा है, बेटन कप तो हॉकी का होता है, ठीक है, ये क्रिकेट का होता है, तो ये दोनों तो गलत है, ये तो तय हो गया। अब बचे दोनों में कंफ्यूजन है, डनहिल कप गोल्फ और एजार कप टेबल टेनिस इसे दे रखा है, तो इस पर बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इसी में से आपको भी लास्ट में अपना क्वेश्चन सही करना होता है। ठीक है, तो बेटन कप हॉकी सही है आप, ठीक है, 2 तो हटा दिया आपने, ये बचे हैं अभी। डनहिल कप गोल्फ, ये सही लग रहा है, डनहिल कप, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, डनहिल कप। ठीक है, एजार कप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं मैं भी, हॉकी क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट हॉकी हो नहीं सकता, फुटबॉल भी नहीं हो सकता। ठीक है, डनहिल कप गोल्फ तो तय है, सही सुमेलित पूछा उसने, कौन सही है, तो ये इसका आंसर हमने सही डनहिल कप माना है, सही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं मैं। सबसे पहले कौन भारत आया? अच्छा, अल बरूनी आया कि इब्न बतूता आया, मार्को पोलो आया कि अब्दुल रज्जाक आया? अब्दुल रज्जाक, विजयनगर साम्राज्य में आया था अब्दुल रज्जाक, फारस के दूत शाहरुख के मिर्जा के दूत के रूप में आया था, तो बहुत बाद की बात है, 1400 की बात है लगभग। मार्को पोलो, इब्न बतूता 1300, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आ रखा है, MBT,
और अल बरूनी ये आया गजनवी के समय, यानी शुरुआत में आ गया 1000 के आसपास। इनमें से सबसे पहले कौन आया होगा ये बताना है आपने, है ना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से गजनवी अल बरूनी होगा। इब्न बतूता बाद में है, मार्को पोलो भी बाद का है, और अब्दुल रज्जाक, तो इसका आंसर होगा ए अल बरूनी। गजनवी के साथ भारत आ गया था। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखिएगा फिर से। भारत का उल्लेख प्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का उल्लेख पहला हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, सही है। चेदी वंश के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। डायमिकस तथा डायोनिसियस चंद्रगुप्त के समय भारत आए थे, ये गलत लग रहा है, ये है बिंदुसार के समय भारत आए थे। क्वेश्चन आंसर तो मिल गया होगा हमें। क्या लिखा है इनमें, कौन गलत है, यही गलत है। अरबों की सिंधु विजय का उल्लेख चचनामा में मिलता है, सही है। केवल यजुर्वेदी गद्य और पद्य दोनों में, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या था, बी गलत है। डायमिकस और डायोनिसियस चंद्रगुप्त नहीं बल्कि बिंदुसार के दरबार में आए थे, ठीक है। और तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसमें चार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बने हैं। भारत में पहली वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है। 9वां मंडल, 3रा मंडल, 10वां मंडल, कोई नहीं। पहली बार खाली 4 वर्ण व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला है। तो केवल वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है, पहली बार वर्ण व्यवस्था, तो मैं इसे 9वां मंडल मानूंगा। 9वें मंडल में पहली बार मिला है, ठीक है। तो अगर वो पूछता कि 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, तब आप मार सकते थे इसका 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, आपको सही बताना है क्या है। देखो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला फिर आ गया प्रश्न। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत शंकराचार्य, ये तो गलत है। शंकराचार्य का तो अद्वैतवाद है, मतलब ये वाला है शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत मेरे हिसाब से रामानुजाचार्य का होगा, मेरे हिसाब से। हाँ, अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा आंसर। पूछा है सही सुमेलित कीजिए, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य का होना चाहिए, ठीक है। अब बचा शुद्धाद्वैत, इसका मतलब आंसर ये है वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है। और तो ये सब सेट नहीं बैठ रहे थे, तो आंसर मिल गया हमें वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन गलत है। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है, बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें बृहद शिलालेख में है, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग से ही मिला है, बिल्कुल सही है। धर्म महामात्र की नियुक्ति का प्रावधान दूसरे बृहद शिलालेख में, नियुक्ति पूछ रहा है, हाँ, तो इसका आंसर ये गलत होगा, डी। कौन गलत है, डी गलत है। धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख दूसरे बृहद में नहीं है, उसमें तो दूसरे बृहद शिलालेख में तो दक्षिण भारत के सीमावर्ती राज्य चोल, चेर, पांड्य, केरल और क्षत्रिपुत्र का जिक्र मिलता है। तो दूसरे में नहीं होगा, बल्कि 5वें में होगा, या 5वें या तीसरे में ये होना चाहिए इसका आंसर। तो 5वां मैं इसे मानूंगा, नियुक्ति पूछ रहा हो, ठीक है। तो 24वां क्वेश्चन का डी गलत था और सब ठीक लग रहे थे। चलिए इसका सेकेंड हाफ पेज देख लेते हैं हम। आपने जितना अब तक पढ़ा है उसके पूरे निष्कर्ष हो रहा है कि कहाँ कहाँ प्रश्न बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खीराकोट वन आंदोलन, उत्तराखंड से संबंधित खीराकोट वन आंदोलन और अल्मोड़ा से, ठीक है। खीराकोट वन आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, अच्छा, सोंग नदी घाटी खनन, वन बंदोबस्त लागू करना, पेड़ों का अनियंत्रित खड़िया खदान, ठीक है। खीराकोट वन आंदोलन का जो मेन कारण था वो खड़िया खदान से संबंधित था। ये अल्मोड़ा में ये हुआ है, ठीक है। खीराकोट जगह है वहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्न। अब आगे बढ़ जाता हूँ, आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस, करंट का भी क्वेश्चन होगा शायद। आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये होगा उत्तराखंड, चूंकि क्वेश्चन उत्तराखंड का ही होगा। तो इसका हुआ है दिसंबर 2023 में हुआ है, वैसे क्वेश्चन 23 का है, ठीक है। 2023 में आपदा देहरादून में हुआ है, देहरादून इंपोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन पर 6ठा विश्व कांग्रेस देहरादून में दिसंबर 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन, चर्चित तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। भाई तूफान जो पिछले साल हाईलाइट था काफी, मिचोंग, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, मिचोंग, ठीक है। तो ये हमारे सीमाओं पर भी था, वैसे इसका असर बंगाल की खाड़ी पर हो रहा था, तो बांग्लादेश तो नहीं होगा बल्कि म्यांमार इसका आंसर है, म्यांमार, ठीक है। हाल ही में लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो किस राजनीतिक पार्टी के हैं। तो लाल दुहोमा जो मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद ले लिया था उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, और अभी फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी पार्टी का नाम सही है, हमें जोरम पीपल्स, ये होगा इसका आंसर, जोरम पीपल्स पार्टी इनकी पार्टी है, ठीक है। कहाँ के मुख्यमंत्री है, लाल दुहोमा मिजोरम के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडेक्स से क्वेश्चन है, मैंने इंडेक्स की लिस्ट आपको दे दी है पूरी तरह से और काफ़ी लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है सब। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 23 है, हाँ ध्यान रखिएगा, 24 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। मैं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? वैश्विक शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 126। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आंकड़ा है, करंट का क्वेश्चन फिर से आ गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर वॉशिंगटन होगा, अमेरिका में। 2024 की बात कर रहा हूँ, और 2000 ये लिथुआनिया ना 2023 में हुआ था यहाँ पर। और वॉशिंगटन यहाँ देखिए, देखो अमेरिका और वॉशिंगटन दोनों अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें वॉशिंगटन सबसे सही होगा, अमेरिका के वॉशिंगटन में। ठीक है, अब नेक्स्ट 2025 का भी यूरोप में होने जा रहा है वहां पर। चलो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? TN सेशन, ये नहीं हो सकते, चेतन मारू, कोई नहीं, ऋषिराज, इसका आंसर है ऋषिराज। ठीक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट का एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने जीता है, बिल्कुल। चलो सीधे आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व शांति नोबेल पुरस्कार जीतने वाली नरगिस मोहम्मदी, विश्व शांति नोबेल पुरस्कार जीतने वाली नरगिस किस देश से है? ईरानी। ठीक है, ईरान में मानवाधिकारों के खिलाफ संघर्ष किया है उन्होंने और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है। आगे बढ़ जाना चाहिए। 33 क्वेश्चन अब तक कर पाया हूँ और स्पीड फिर भी ज़्यादा नहीं हो पा रही यहाँ पर मेरी। सोच रहा था कि आज स्पीड ज़्यादा रखूँगा क्योंकि कल 1 घंटे की वीडियो हो गई थी, और लेकिन अब थोड़ा डिटेल भी चाहिए यहाँ पर, और थोड़ा सा बोर्ड भी हमारा समय ले रहा है, और यहाँ सेटिंग में बहुत ज़रा भी गड़बड़ होगी तो दिक्कत आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक? पैरा एशियाई खेलों की बात हो रही है ना, राष्ट्रमंडल नहीं, ओलंपिक नहीं, पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 109, 107, 131 और 111। इसका आंसर ये है, 111 जीते थे पैरा। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? सॉरी, किस राज्य में किया गया? चक्रवात 2023 नाम से भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन, ठीक है, किस राज्य में किया? आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। चक्रवात गोवा यानी अरब सागर में, गोवा आंसर होगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। उत्तराखंड के बजट से क्वेश्चन है यहाँ पर। उत्तराखंड बजट 2024-25 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रतिशत 12, 18, 19 और 15। इसका आंसर सबसे सही ये होगा, 15% की वृद्धि हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा बजट में पूछ रहे हैं, यानी 2023-24 से लेकर 2024 और 25 के बजट की बात कर रहे हैं। हाँ ध्यान रखना, अगर ये प्रति व्यक्ति आय में पूछता तो मैं ये 12 मार देता। 12% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल के सापेक्ष। तो अगर ये पर कैपिटा इनकम PCI की बात करता है तो 12%, टोटल बजट की बात करता है तो 15%। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बजट पूरी लिस्ट अब आप पढ़ चुके होंगे। उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2023 से पुरस्कार किया गया है? 2023 का खेल देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? प्रश्न है, ठीक है, 2023। ठीक है, एक तो होता है देवभूमि खेल रत्न, और एक होता है द्रोणाचार्य, और एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। वैसे 3 दिए जाते हैं, लेकिन 2023 में 3, 2, 4, 1, इसका आंसर होगा 2। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था शायद 2023 में, इसलिए 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी? इसका आंसर है श्रीनगर, हिल शूटिंग एकेडमी यानी पौड़ी। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ना। तो इसका आंसर 984 होगा। बाल लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये मत कहना कि रिपोर्ट पुरानी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्ट है, और वहाँ पर नया पुराने से कोई लेना देना नहीं। आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अपडेट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास इस बार तो खैर मालदीव में हुआ है शायद, जैसे चूंकि यहाँ पर मालदीव ऑप्शन नहीं है तो इसके हिसाब से अल्मोड़ा होगा, चौबटिया में। ठीक है, चौबटिया में, लेकिन ये पिछला वाला हुआ क्योंकि इस बार तो खुद मालदीव में हुआ है 2024 का। चलो इसके आंसर के हिसाब से अल्मोड़ा, क्योंकि उत्तराखंड का क्वेश्चन है शायद। हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर विनोद कुमार सिंघल है, इन्हें बनाया गया। पहले धनंजय मोहन कुछ समय के लिए कार्यकारी थे, अभी ये आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी यहाँ पर ठीक था।
रस्किन बॉन्ड की स्वयं पर लिखी पुस्तक कौन सी है? द हिल्स ऑफ अटैचमेंट, द घोस्ट, माई लंडहर डेज? कोई नहीं, इसका आंसर है ये। वर्तमान में सुर्खियों में चल रही है। उत्तराखंड के कितने विद्वानों को गौरव रत्न पुरस्कार 2023, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार कहते हैं जिसे हम, सम्मानित किया गया? तो 13, 15, 10, इसका आंसर होगा 10। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन अब तक हो पाए मात्र। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसके सेकेंड पेज पे। एक्चुअल में हमारे जो मंथली टेस्ट पेपर होते हैं वो सब इसी तर्ज पर रहते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा अपडेट करने के बाद आपके सामने रख दिया ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी और हो जाए। और उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 का उद्देश्य क्या नहीं है, थोड़ा सा उद्योग से या स्टार्टअप से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति पूछ रहा है, क्या उद्देश्य नहीं है पूछा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले आराम से चारों को पढ़ लेना पड़ेगा। अगले 5 वर्षों में 1000 नए अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप शुरू करना। ठीक है, स्टार्टअप नीति 2023, हर जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी, 13 जिलों में 13 होगी। पंजीकृत स्टार्टअप को हर माह 15,000 रुपये की मदद भी मिलेगी। स्टेटमेंट सब सही लग रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को 40,000 रुपये की मदद, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को, इसका आंकड़ा 40,000 नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये गलत है इसका आंसर। ये अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को 40,000 की मदद, यहाँ पर 20 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गिरीश कुमार शोभाराम, दिनेश राणा, अनिल थपलियाल, डॉक्टर शोभाराम शर्मा, अनिल थपलियाल, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। 1978 में अडवाणी जंगल टिहरी में चिपको कार्यकर्ता जिन्होंने जंगल की नीलामी का विरोध किया था, कौन थे? तो इसका आंसर होगा धूम सिंह नेगी। एक बार पढ़ लें क्वेश्चन। वैसे 1978 में अडवाणी जंगल यानी टिहरी में चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता जिन्होंने जंगल की नीलामी का विरोध किया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट तो हो नहीं सकते। और सुंदरलाल बहुगुणा, घनश्याम सैलानी चिपको आंदोलन का कवि कहा जाता है ना, तो इसका आंसर धूम सिंह नेगी सही है। और ये जो यहाँ पर घनश्याम सैलानी, इन्हें चिपको आंदोलन का कवि कहते हैं। हाँ, चिपको, और ज़्यादा उनके बारे में आपको पता ही है। चिपको आंदोलन का कवि, ये क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ, किसे कहा जाता है? तो घनश्याम सैलानी को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा धूम सिंह नेगी है। इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में राजकीय मेला घोषित दुधियाड़ी कुंभ मेला कहाँ है? ये दुधियाड़ी का कुंभ मेला 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया है। ये कहाँ है पूछ रहा है, कहाँ लगता है? पीठशेण में कहाँ, कौन सा मेला लगता है आपको याद होगा? वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम से 23 क्या अप्रैल को लगता है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी अब राजकीय मेला घोषित है। हालांकि शकलाना में ये भी नहीं है। प्रतापनगर, इसका आंसर है पौनाड़ा होगा टिहरी में, टिहरी के पौनाड़ा में लगता है दुधियाड़ी कुंभ मेला कहते हैं इसको वहां पर। चलो इंपोर्टेंट प्रश्न मिला। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का देश में स्थान। सामाजिक प्रगति रिपोर्ट टोटल 2022 में पूछा है, हाँ याद रखना। तो इसका आंसर होना चाहिए सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट। ये मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ाई भी थी 12, 13, 14 को, फिर कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका आंसर 14 मान लिया हमने। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का स्थान 14वां है। 2022 क्या है ना फिर उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति में पंडुली क्या है? कल्चर का क्वेश्चन है। लोक गाथाएं, लोकक्तियां, पहेलियां, लोक वार्ता। पंडुली, वैसे पंडुली होता है कि तत्काल निर्मित कोई भी, मतलब मुंह जबानी निर्मित रचनाएं हो सकती हो पंडुली। तो इसका आंसर, जैसे लोक गाथा तो हो नहीं सकता, गाथाएं तो अलग होती हैं, लोकोक्तियां भी नहीं, मुहावरे हो गए हो, तो लोक वार्ता इसका सबसे सही आंसर होना चाहिए। लोक वार्ता मारूंगा मैं, लोक वार्ता, इसे कहते हैं पंडुली। 10 ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव है? तो हिल जात्रा, खकोटी का मेला, ये होगा, है ना। पांडवों के जीवन से खकोटी का खाल खींचा जाता है वहां पर, मादा गैंडी का। 50 क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं अभी मेरे पास। अब आगे बढ़ जाऊंगा सीधे नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चले गए हम। 51 क्वेश्चन है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग पेपर है फिर से। चलो कोई नहीं, समय देना है, अच्छी तरह से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और टिक मारने में कोई गड़बड़ नहीं, बाद में पछतावा होगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए जन्म और मरण का प्रश्न हो जाएगा। इसलिए देखिए, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन रम्माण का विशेष नृत्य नहीं है? रम्माण चमोली का मुखटा नृत्य है, और चमोली के कई गाँवों में चमोली की
ग्रामीण पंचायतों द्वारा इसे किया जाता है। 2009 में विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है और कुशल सिंह भंडारी के नेतृत्व में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा चुका है। क्वेश्चन बन रहे हैं इससे डेढ़, तो इसका आंसर ही म्योर मुरैन ठीक है, मालमल्ल बढ़िया, तो इसका आंसर डिंगाल। डिंगाल तो अलग चीज़ है, डिंगाल तो चित्रकला से संबंधित है। कौन सा उत्तराखंड का सुशिर फूंक वाद्य नहीं है पूछा है इस बार, तो जिससे फूंक कर नहीं बजाया जाता, मतलब सुशिर वाद्य का मतलब, तो कौन उत्तराखंड का सुशिर फूंक वाद्य नहीं है, तो अलगोजा, नागफनी, भगोर और मंजीरा। अलगोजा सुशिर वाद्य नहीं है पूछा है, तो ये होगा मंजीरा वाद्य, ये मेरे ख्याल से घन वाद्य होगा, घन धातु का वाद्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। कौन सुमेलित नहीं है, फिर कल्चर का क्वेश्चन आ गया, कौन सुमेलित नहीं है। स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा होती है चैनतौल में। संतान कल्याण हेतु मनाया जाने वाला त्योहार कलाई, वो तो भिरौली था। अखंड सौभाग्य कामना हेतु गौरा महेश की पूजा आठों में होती है, सही लग रहा है, ये तो सही है बिल्कुल। श्रावण के प्रथम दिन मनाया जाने वाला हरेला, ये भी सही है, ये सही है स्टेटमेंट। और स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा चैनतौल में होती है, ये लग रहा है गलत, बी, इसका आंसर बी होना चाहिए। कौन सुमेलित नहीं है, संतान कल्याण हेतु जो उत्तराखंड में जो मनाया जाता है वो है आपका भिरौली। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है कलाई, तो कलाई तो फसल काटने के अवसर पर मनाया जाता है। जो ये कलाई लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फसल काटने के अवसर पर लगता है उत्तराखंड में, कल्चर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ। विशाल वदनी देवी का किला, एक किला पूछा, ये भी कभी पूछता ना, कभी मैच द कॉलम करके बहुत सारे किलों के बारे में पूछता है। विशाल वदनी का किला कहाँ होगा, तो ध्यान रखना इसको, कहाँ हो सकता है विशाल वदनी, पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून, अल्मोड़ा। विशाल वदनी वंदनी देवी है, चमोला, इसका आंसर अल्मोड़ा। कौन से चंद्र शासक अकबर के समकालीन थे पूछा है इसने। रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, भीष्मचंद। लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद। अकबर तो, बाज बहादुर चंद तो बहुत बाद में आए, ये तो हो नहीं सकता, वो तो शाहजहां के समकालीन थे। तो रुद्रचंद, उद्योगचंद, बालो कल्याण चंद, और रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद और भीष्मचंद, ये थोड़ा सा टफ है। समकालीन चंद वंश अकबर के समकालीन, अकबर का टाइम पीरियड हुआ 1556 से लेकर 1605, इस समय की बात आ रही है। ठीक है, 1556 में, वैसे यहाँ पर भीष्मचंद तो था ही, बालो कल्याण चंद आए उसके बाद, फिर रुद्रचंद, और ये नहीं हो सकता। और रुद्रचंद, उद्योगचंद भी बात के, बाज बहादुर चंद की बात की, तो इसका आंसर ए जा रहा है, सीधा ए मारूंगा मैं इससे, रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, भीष्मचंद। ठीक है, चलिए यही होगा इसका आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ द मोगोर में मनुची ने पवार वंश, देखिए स्टोरी ऑफ द मोगोर मनुची की एक रचना है, इटालियन भाषा में लिखी है। मनुची ने पवार वंश के किस राजा का उल्लेख किया है, तो अजयपाल, मानसा, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह। अजयपाल, इसका आंसर मेरे हिसाब से सीधा ये होगा, पृथ्वीपति शाह, क्योंकि वो पृथ्वीपति शाह के जो बेटे थे मेदिनी शाह, उस समय काफ़ी संघर्ष हो गया था, और क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों का वध कर डाला और अराजकता का संघर्ष चल रहा था वहाँ पर, तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह आ गया था, उसी को लेकर गड़बड़ हो रही थी, तो ये इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वजीर जयदेव डंगवाल किसके शासनकाल में रहते थे, मतलब किस परमार राजा के वजीर जयदेव डंगवाल थे, इसका आंसर। तो जयदेव डंगवाल, जय कीर्ति शाह, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह, ये गलत हो सकते हैं, तो बात के थे फतेहपति शाह, ये तो दो गलत है बिल्कुल। वजीर जयदेव डंगवाल किसके शासनकाल में रहते थे, तो इसका आंसर हो जय कीर्ति शाह। ठीक है, ललित शाह के बाद जय कीर्ति शाह का टाइम पीरियड था, उनके बड़े बेटे थे, प्रद्युम्न शाह, उनमें संघर्ष चल रहा था, तो उस समय की बात होगी। रानी गुलेरिया ने किस टिहरी राजा की संरक्षिका थी, अच्छा सा प्रश्न है। रानी गुलेरिया टिहरी के किस राजा की संरक्षिका थी, तो इसका आंसर भी आपको बहुत सोच समझ के टिक मारना है। रानी गुलेरिया किस समय थी, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, ये नहीं हो सकता भवानी शाह, वहाँ रानी खनेटिया और उनमें चल रहा था संघर्ष। मानव शाह बहुत बात के बचे, ये दो, नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह। रानी गुलेरिया किस टिहरी, इसका आंसर होगा कीर्ति शाह। ठीक है, तो ये अब तक हम यहाँ पहुंचे 58 क्वेश्चन में। अब इसका सेकेंड पार्ट इधर की तरफ, बहुत जल्दबाजी में हम लोग, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, लगे हम। पूर्ववासी समाचार पत्र का प्रकाशन शिवचरण पांडे द्वारा कहाँ से हुआ था, आराम से ऑप्शन पढ़ने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो देखिए कहाँ से हुआ था, आपको खुद देखना है। पूर्ववासी समाचार पत्र, इसका आंसर जैसे दिख रहा है, मसूरी तो हो नहीं सकता, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, इनमें से आंसर होगा।
तो कुछ चीज़ें जो आपने भी पढ़ी होती है, अनुभव होता है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ से तो बहुत सारे समाचार पत्र आए थे, तो हम लोगों ने उस समय हम इसे पढ़ लेते हैं, कौन नहीं आया था, कौन आया था। तो इसका आंसर मसूरी नहीं है, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो इसका आंसर अल्मोड़ा, पूर्वासी, ठीक है। तो शिवचरण पांडे द्वारा कुली बेगार के विरोध में लॉर्ड कर्जन के समक्ष, अच्छा प्रश्न है फिर से हिस्ट्री का, कुली बेगार के विरोध में लॉर्ड कर्जन 1905 के समक्ष अल्मोड़ा में किसने भेंट की थी, ठीक है। तो अल्मोड़ा में भेंट करने वाले नॉक्स आईमैन, ये तो खैर जज थे मेरे ख्याल से, जिन्होंने कुली बेगार को अवैध घोषित किया था। इसका आंसर नारायण दास और गौरी दत्त बिष्ट, ये आंसर है इसका। इंपोर्टेंट प्रश्न भी था, 60वां क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, काफी बोर्ड इधर उधर हो रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक स्वयंसेवक संघ के रूप में उत्तराखंड के किसने भाग लिया था? अच्छा सा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की बात हो रही है, जहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और यहां पर और लोग तो थे, लेकिन कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक स्वयंसेवक के रूप में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो इसके आंसर पर जाएंगे तो आप श्रीदेव सुमन तो हो नहीं सकता, इसमें स्वयंसेवक के रूप में कह रहे हो। और भवानी सिंह रावत क्रांतिकारी थे, तो इसका इंद्र सिंह, अच्छा ये आंसर है इसका, इंद्र सिंह। बच्चूलाल भट्ट भी क्रांतिकारी रहे, लेकिन इस टाइप से नहीं थे, संगठनों में शामिल नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौड़ी के दुगड्डा में 1973 में चंद्रशेखर आजाद स्मारक किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद का संबंध भवानी सिंह थे, क्रांतिकारी हैं भवानी सिंह, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1913 में उत्तराखंड के किस स्थान पर आर्य समाज का शुद्धिकरण समारोह हुआ था? तो ये है सुनकिया, मुक्तेश्वर में, ठीक है। नैनीताल हुआ, ये नैनीताल भी दे रखा है ऑप्शन, जबकि जगह दे रखी है सुनकिया। चलिए और प्रश्न है यहाँ पर नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे पहले घटित आंदोलन कौन था? गाड़ौदिया स्टोर डकैती, मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की बात लगभग, उसके बाद की। मद्रास ऊटी बैंक, ये भी सब बात की बात है। जागृत गढ़वाल संघ, ये भी लगभग बात की बात है। कुली बेगार एजेंसी की समाप्ति पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आया फिर से समाप्ति। तो इसका आंसर, उत्तराखंड में सबसे पहले घटित आंदोलन कौन सा था, इनमें से पूछ रहा है वो। गड़ौदिया स्टोर डकैती 1932-33 की बातें होंगी। मद्रास ऊटी बैंक, जागृत गढ़वाल संघ, इसका आंसर जागृत गढ़वाल संघ, ये आंसर है इसका। ऐसे सबसे पहले घटित आंदोलन कौन था? तो ये था। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन कब किया गया है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया आपको, देखो मैंने कहा ना उत्तराखंड जो पलायन आयोग था, अब उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग, पहले पौड़ी गढ़वाल और फिर इसका देहरादून में कह रहे हैं, इसका मुख्यालय बन गया है। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन कब हुआ है? 2011, 17, 15 और 19। पलायन आयोग 2017 इसका आंसर। वंडरिंग इन द हिमालय किसकी पुस्तक है? इंपोर्टेंट किताब है पी बैरन की, जिसने नैनीताल की खोज की थी। कुमाऊं शिल्पकारिणी सभा का गठन अल्मोड़ा में कब हुआ था? अच्छा सा प्रश्न। कुमाऊं शिल्पकारिणी सभा ये दलितों के उत्थान के लिए थी, और अल्मोड़ा के बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। तो 1905 तो हो नहीं सकता, शिल्पकार सुधारणी सभा की बात हो रही है। 1906, 1913 इसका आंसर है ये। शिल्पकार कुमाऊं शिल्पकारिणी सभा की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है। चलिए 1967 क्वेश्चन अब हमारे पास है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहा हूँ। उत्तराखंड से फिर क्वेश्चन है, 2019 और 21 के मध्य उत्तराखंड वृक्ष क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये क्वेश्चन क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृक्ष भी पूछ रहा है ऊपर से, ये भी ध्यान रखना है। एक तो टोटल वन क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, एक वृक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगर 1 होता आंसर टोटल, तो 2.09 होता 1, ठीक है, पिछले 2 सालों में। ये तो 1 का है, याद रख देना, आंकड़े ध्यान रखने, ये 1 का है, लेकिन इससे पूछा वृक्ष, तो वृक्ष होगा ये, ठीक है। तो वृक्ष पूछा है, तो ये आंसर। इनमें कौन गलत है? फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत, रामायण वाटिका हल्द्वानी, और ऑर्किड संरक्षण केंद्र मंडल घाटी चमोली, थीम पार्क देहरादून, क्या गलत है आप देख के बताइए। मेरे हिसाब से इसमें डी गलत है, क्योंकि थीम पार्क कंडोलिया में बना हुआ है, कंडोलिया है पौड़ी गढ़वाल, और तो कंडोलिया, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 क्वेश्चन है, छेड़ी देवी तथा साकरिया ग्राम देवता किस जनजाति के देवता हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए बोक्सा। बोक्साओं में ऐसा होता है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? शांडर हत्याकांड,
ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के टिक मारना पड़ेगा, कंफ्यूजन कराने के लिए क्वेश्चन बने हैं। ये देखिए 71 क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सी घटना हुई है इसमें। अब देखिए बहुत ध्यान से, हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। छांडर हत्याकांड, केंद्रीय असेंबली में पत्र बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। माइकल और डायर की हत्या 1940 में, बहुत बाद में हुई है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हुई थी 1930 में, है ना। तो 23 मार्च 1930, 31। तो इसके हिसाब से आपको आंसर होना चाहिए इसमें सबसे पहले घटित हुआ है, पूछा है, ठीक है। 1900 मतलब ये बात 1930 की, ये भी डायर की हत्या तो बहुत बाद की बात है। केंद्रीय असेंबली में पत्र भंग 1929, उससे पहले छांडर हत्याकांड, तभी इस पर आरोप था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए। हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है, ये आंसर जा रहा है इसका, सबसे पहले कौन सी घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में विनोबा भावे को पोचमपल्ली नलगोंडा में सर्वप्रथम भूमिदान किसने दिया था। तो आंसर है सीधा रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, पूछा है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, पोर्टुगल, अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डिगामा मतलब पहले पुर्तगाली वायसराय की बात हो रही है, वैसे आया कौन था अलग प्रश्न होगा, ठीक है। अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इलाही संवत की स्थापना कब हुई। दीन इलाही, इलाही संवत पूछा है यहाँ पर। 81 तो नहीं हो सकता, 82, बड़ा कंफ्यूजन है। 81, 82, 83, इसका आंसर ये है 83, ठीक है। इलाही संवत पूछे तो। दिल्ली सल्तनत में दीवाने इस्तिहाक क्या था। इस्तिहाक मतलब पेंशन था, वैसे इस टाइप का कुछ आंसर होगा तो आ जाएगा। दीवाने खैरात, अच्छा दास विभाग, सेना विभाग, कोई नहीं। इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग। खैरात तो दान, दास, सॉरी ये नहीं हो सकता। सेना भी नहीं हो सकता। दीवान, ये दीवाने अर्ज था, सेना। दास हो गया बंदगान, ठीक है। दीवाने खैरात ये गरीबों लड़कियों की शादी के लिए था। इस्तिहाक था पेंशन, इसका आंसर डी मारेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, गलत है। मतलब दीवाने अर्ज बलबन, अर्ज मतलब सेना। दीवाने मुस्तखराज MBT मुस्तख। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, सही है। दीवाने अमीर कोही MBT, इसका आंसर है गलत ये। दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी का होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है हल्का सा, आज की रात है आपके लिए, और जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मान लिया कि अब हमने पढ़ दिया, रिवीजन कर दिया, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आज की रात क्रांति की रात होगी, और वो चाहें तो अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं। इसलिए आपके पास अभी भी 10-12 घंटे हैं, जुट जाइए, फिर से रिवीजन एक बार फिर से, और कूल होकर। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। मैं अधिकतर मेरा विचार ये होता है कि अब आपका पढ़ाई का लेवल एक आ चुका है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है उससे आपको एक आध क्वेश्चन फायदा हो जाए, इतना रहता है। लास्ट में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है, अच्छा कौन सही सुमेलित है। खजुराहो के मंदिर चोल, गलत हो गया ये पहले ही, चंदेलों का है खजुराहो के। रथ मंदिर पालों के हैं, है ना, सॉरी रथ मंदिर पल्लवों के होने चाहिए, पल्लव। कौन सही सुमेलित, अच्छा ये गलत हो गए दोनों। खजुराहो मंदिर चंदेलों के हुए मध्य प्रदेश में, रथ मंदिर पल्लवों के हुए, ये भी गलत है। एलोरा के कैलाश में राष्ट्रीय, सही लग रहा है यहाँ पर सी। ये जनरल क्वेश्चन है, वैसे जीएस में आता रहता है। एक बार इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये था इसका लास्ट पार्ट, विक्रमशिला था ओदंतपुरी पल्लव, गलत, वही था सी, सही था उसका। ये तो विक्रमशिला ओदंतपुरी तो पालों ने बना रखे, बंगाल के पालों ने, ठीक है। निक्सो ओलंपिया क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। चंद्रमा पर स्थित धूल का मैदान, ये आपके लूसेंट की जीएस में एक टॉपिक भी होता है ब्रह्मांड करके, उसको भी आपको जाते जाते एक नज़र मारनी पड़ेगी उसमें भी, तो वहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो उसमें करंट भी उसको अपडेट करना पड़ता है। वैसे निक्सो ओलंपिया क्या पूछा है, क्या है, ये वहीं का क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, चंद्रमा पर स्थित धूल का मैदान, वो तो कुछ और ही था। नासा का मंगल मिशन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, निक्सो ओलंपिया, इसका आंसर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, कुल संख्या पूछ रहा है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछ दिया इसने। 9, 9, 1, जैसे अक्षांश रेखा है मतलब ये 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 है,
यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 और 90 180, 181, इसका आंसर होगा 181। ठीक है। अगर अक्षांश कितनी रेखाएं खींची जा सकती, कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती मैक्सिमम, तो ये खींची जा सकती हैं, लेकिन टोटल संख्या पूछेगा तो 181 होगा। ठीक है, अक्षांश, जबकि देशांतर 360 होता है। इनमें कौन भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपस्थित है? ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, वो कह रहा है क्रस्ट पर सबसे ज्यादा उपस्थित कौन है? तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। जुगेन, यार्डान तथा इंसेलबर्ग किस प्रकार की इस्तेमाल करते हैं? तो पवन, हवाओं से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? पूछा है। अटलांटिक मतलब जो बीच में है। लेब्राडोर बहती है, ठंडी है वहां की, और बेंगुला की अफ्रीका में बहती है, वो भी ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है। कैलिफोर्निया, ये है प्रशांत महासागर, यही नहीं बहती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से जलधाराओं से, आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा। मूलाभ मेघ वायुमंडल की किस परत में दिखाई देते हैं? मूलाभ मेघ। अब ये आपको प्रश्न है समताप मंडल, इसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला हर क्वेश्चन एक बार यहाँ से बनता है। मूलाभ मेघ वायुमंडल की किस परत में दिखाई देती है? आपको वायुमंडल की परतों का क्रम याद होगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। इसका आंसर ये है सबसे सटीक, ट्रोपो, समताप मंडल में दिखाई देते हैं। अच्छा, समताप मंडल ऑप्शन है यहाँ पर, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा सॉरी, मैं गलत बोल रहा था, मेरे हिसाब से सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, ये क्षोभ मंडल हुआ, क्षोभ मंडल, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर है, आंसर तो यही है, इससे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, STRATO, स्ट्रेटोस्फियर। तो इस समताप मंडल में होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी जल संधि सुमेलित नहीं है? ये जल संधियां भी आपको रिवीजन मानना है। मकासर दक्षिण पूर्व एशिया में, जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप, ये सही है बिल्कुल। कौन सी नहीं है पूछ रहा है। डेविस कहाँ है? वहाँ, डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा, ये भी सही है। सुगारू आयरलैंड और इंग्लैंड, आयरलैंड है वहाँ पर और इंग्लैंड वहाँ पर है। मकासर लग रहा है आप अभी फिलहाल कौन सी जल संधि सुमेलित नहीं है? 84 क्वेश्चन है। अब इसमें से थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन भी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा सुगारू, आयरलैंड इंग्लैंड। मकस्सर दक्षिण पूर्व एशिया में है, इंडोनेशिया से आगे जाके मकस्सर, तो इसका आंसर होगा ये सुगारू जल संधि। ठीक है, तो कौन सी जल संधि सुमेलित नहीं है? तो ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सही है पूछा है खाली। सिपकिला सिक्किम में है, दर्रा बिल्कुल सही है, ये तो ठीक ही है। नाथुला ये सिक्किम में है, ये भी सॉरी गड़बड़ हो रही है, फिर से जल्दबाजी में एक बार और देखता हूँ। कौन सही है पूछा है। सिपकिला तो हिमाचल में है, सिक्किम में नहीं है। नाथुला तो सिक्किम में है, जम्मू में नहीं है, इसका मतलब छोटी सी प्रश्न था वैसे। जोजिला ये जम्मू में है। तुजू मणिपुर, ये सही है, इसका आंसर डी। आंसर तो मिल गया हमें तुजू, लेकिन ये दर्रे मैच नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, जल्दी में नहीं। सिपकिला हिमाचल का। क्वेश्चन नंबर, असम तथा पश्चिम बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यूपीएससी का क्वेश्चन है पूछा हुआ, इसका आंसर संकोच होगा। संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। जितना भी समय लगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं लेवल के और आपको बहुत फायदा भी होगा इसका। सही सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम, यहाँ पर सही सुमेलित करना आपको, कौन गलत है कौन सही है। दक्कन पास, लिटिल अंडमान, बड़ा सा टफ भी होगा ये देखने में लग रहा है, जैसे देखिए दक्कन पास, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव, 98 सही लग रहा है। 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ये भी सही है, ये तो सही है, ये भी सही है। 98 8 डिग्री चैनल, कवारत्ती, मिनिकॉय। 98 मुझे ऐसे याद है कि वो नीचे था, मिनिकॉय, मालदीव, ये गलत लग रहा है। मिनिकॉय और मालदीव, सबसे ऊपर कवारत्ती है, कवारत्ती में 9, वो ये होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए। अब वैसे दोनों गलत हो रहे हैं, 9 और यानी बी और डी, तो इन्हें सही सुमेलित, अच्छा सही सुमेलित करना, सबसे सही कौन बैठ रहा है? फिर ये भी गलत हो गया, इसके हिसाब से ये भी गलत हो गया, तो इसके हिसाब से तो 10 9 लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ये कार निकोबार लिटिल, अच्छा कार निकोबार लिटिल निकोबार, ये भी गलत है। अब एक ही बच रहा है, दक्कन पास। 87, एक बार अच्छी तरह से कूल होके फिर से देखना पड़ेगा इसको कि कौन सा गलत है पूछ रहा हो। वैसे हमने लिटिल अंडमान, कार निकोबार पढ़ा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है,
और 98 करके मुझे याद है कि 98 मतलब 9 डिग्री चैनल ऊपर से कवारत की और मिनिकॉय के बीच है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, तो दोनों गलत हो जा रहे हैं इसके हिसाब से। सही है इसका आंसर ए, सीधे ए होगा इसका आंसर। सही, एकमात्र सही बैठा है इसमें अभी तक। इनमें से कौन सही है? रेंगुर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, रेंगुर मिट्टी। खादर और बांगर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, ना ना ऐसा तो नहीं है। एंटीशोल लेटराइट मिट्टी, इनमें से कौन सबसे सही है? अच्छा, करेल काली मिट्टी। देखो फिर से क्वेश्चन है उत्तराखंड भारत के कृषि से क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल सा लग रहा है आपको 88 वाला क्वेश्चन, लेकिन 88 सिंपल नहीं होगा। रेंगुर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। कौन सबसे सही है? अच्छा, सबसे सही बताना है इनमें से। रेंगुर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, मेरे हिसाब से रेंगुर काली है, इसके हिसाब से ये गलत हो जा रहा है। कौन सबसे सही है पूछ रहा है। खादर और बांगर मिट्टी, ये हुआ जलोढ़, उल्टा लिखा था यहाँ पर। और एंटीशोल लेटराइट मिट्टी नहीं, इसे एंटीशोल भी कहते हैं, आपका जलोढ़ को ही कहते हैं, एल्ड्यूअल सॉइल होगा जलोढ़ का मतलब। तो करेल काली मिट्टी, करेल काली मिट्टी, करेल मतलब ये काली मिट्टी के नाम है करेल, तो ये मतलब जैसे भारत के कई क्षेत्रों में काली मिट्टी को करेल कहते हैं। तो इनमें से कौन सही है? तो इसका डी जा रहा है सबसे सही, और तो ये फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो डी मान रहे हमने इसको, करेल काली मिट्टी ही है। प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरैनी तथा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जादूगोड़ा कहाँ है? जादूगोड़ा तो झारखंड में भैया बहुत फेमस है, तो सिंगरैनी आप देख लो, बाद में झारखंड आना चाहिए। सिंगरैनी में ये हो सकता है आंसर इसका, ये हो सकता है, दो आंसर है इसके। तो झारखंड ये तो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से आंसर है। सिंगरैनी कहाँ है? तो महाराष्ट्र होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात, भारत का पूछा है पूरा, उत्तराखंड का नहीं, ध्यान रखना, यहाँ पर भारत का 919 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सही सुमेलित नहीं है? जनजातियों में है, नहीं है पूछा है। पनियान जनजाति केरल, चकमा सिक्किम, अंगामी नागालैंड मणिपुर, ठीक है। गद्दी हिमाचल, ये तो ठीक है। अंगामी भी ठीक है, बच रहा चकमा पर कंफ्यूजन है और पनियान पर। पनियान और चेंचू केरल कर्नाटक सभी में होती है, तो इसके हिसाब से चकमा जा रहा है। चकमा शरणार्थी, तो सिक्किम तो नहीं हो सकता क्योंकि म्यांमार वगैरह से आते हैं, तो सिक्किम नहीं हो सकता, यही इसका सही नहीं है, गलत है चकमा, ठीक है। तो हमने इसे आंसर इसका चकमा माना है, और सब ठीक बैठ रहे थे। कंप्यूटर के क्वेश्चन दिख रहे हैं एक दो। लोगो भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यवसाय में, गणित में, सरल भाषा में, बच्चों की शिक्षा में। लोगो LOGO जनरल क्वेश्चन है, वैसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो ग्रुप सी में कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है। तो लोगो किसके लिए है? तो खासकर शिक्षा के लिए, लेकिन किसकी? बच्चों की शिक्षा के लिए। असेंबलर का कार्य है, असेंबलर, इसमें दो कंफ्यूजन होते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न, निम्न को उच्च। तो असेंबली भाषा का इसमें क्या होता है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, बेसिक भाषा को यंत्र, ये तो गलत होगा। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या यंत्र भाषा, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, ठीक है। ये इसका आंसर सबसे सही है। क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर के तीसरा क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? वैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन जनरली होंगे, अगर एक आध दो टफ होंगे तो फिर बनेंगे भी नहीं वैसे भी, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले सिलिकॉन चिप, तो बहुत बात का कंसेप्ट है। तीसरी पीढ़ी का मैग्नेटिक डिस्क भी नहीं थी तब, वैक्यूम ट्यूब था बस तब प्रथम पीढ़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ये थोड़ा टफ लग रहा है, अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट पूछ रहा है, हाँ ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें लेजर प्रिंटर इसका आंसर होना चाहिए, लेजर। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान किस सरकार ने किस में लाया गया था? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, वैसे ऑप्शन पर निर्भर करेगा, वैसे इंदिरा गांधी तो नहीं हो सकता, ये तो मोरारजी देसाई के समय की बात है। देख लेते हैं आंसर क्या क्या है इसके ऑप्शन। रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई आंसर तो है, तो इसे मानना पड़ेगा हमें, मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी सरकार। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गिनी गुणांक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सापेक्ष गरीबी से आय वितरण की विषमता। प्रति व्यक्ति आय तो हो नहीं सकता इसका, सकल GDP से भी नहीं है, इन दोनों में आंसर है सापेक्ष गरीबी और आय, इसका आंसर होगा आय की वितरण, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए किसको आधार बनाया था? अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तेंदुलकर कमेटी गरीबी की रेखा के आकलन के लिए थी, तो किसको आधार माना था उसने? तो इसका आंसर होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय, तो होगा नहीं आय, अच्छा आय विषमता तो नहीं होगा क्योंकि आय विषमता तो ऊपर आया था। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, तो तेंदुलकर कमेटी, तो थोड़ा डीप क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, बहुत डीप तो नहीं है। आय विषमता नहीं होगा इसका, ये तय है।
जीडीपी भी नहीं होगा इसका, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, डी जा रहा है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ग्रामोदय से भारत उदय योजना कब चली थी? 2016 की योजना, लेकिन यहाँ डेट पूछ दी है इसकी। डेट योजना दी, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। अब ग्रामोदय से भारत उदय योजना की बात कर रहा हूँ अब, तो 2016 में चली है, तय है, तो डेट पूछे तो 14 अप्रैल। इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, मतलब डायरेक्ट है, तो इसका होगा इनडायरेक्ट। सीमा शुल्क इनडायरेक्ट, सेवा सर्विस ये तो इनडायरेक्ट कर है, इसका आंसर है या आयकर। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के लास्ट के 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो ये था आज का टॉपिक। 100 क्वेश्चन फटाफट हमने सॉल्व करने की प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये मॉडल पेपर कल आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा, और आपकी जो अनुभव है, जब जो लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं, उसको एक अंतिम रूप देगा। बहुत कूल होकर एग्जाम पेपर देना है, बहुत ज़्यादा कूल होकर, है ना। अब पढ़ने का टाइम समाप्त हो रहा है, लगभग रिवीजन मोड में आप हैं अभी फिलहाल, और उसमें भी खास खास बातों को बस एक बार आंखों से गुजार लेना है और बहुत कूल होकर रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको शाम को अपना रिलैक्स में रहना है और सुबह होकर पेपर देना है। एक दिन अलग से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो लोग अंतिम समय में पढ़ने पर भरोसा रखते हैं, तो उनके लिए ये भी है कि ये अंतिम 2, 4, 6 घंटे जो आपके पास बचे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कारगर साबित होंगे, है ना। हर टॉपिक को अपनी नज़र से गुजारना है, कुछ नहीं छोड़ना है करंट में भी, और कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जीएस की कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका आकार नहीं है ना। न 2022, 23, 24 के सारा कंटेंट एक बार हल्का फुल्का जो भी आपके पास मैटर पड़ा है सबको देख लेना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको, आपका पेपर अच्छा हो और आपका दिन शुभ हो कल। जय हिंद, जय उत्तराखंड।